राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां 309 निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में ये प्रक्रिया होगी। महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी निकलेगी। निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी ऑफलाइन कराई जाएगी। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, जहां लॉटरी निकलेगी, निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी ऑफलाइन कराई जाएगी। तो 309 निकाय के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए लॉटरी निकलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपेश मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। दीपेश, आज आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया किस तरीके से शुरू हो रही है और मौके पर किस तरीके की तैयारियां की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, आज नगरीय निकाय और जिला परिषद चुनाव से जुड़ा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। राज्य की 309 नगर निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के साथ 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुखों पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी आज निकाली जाएगी। इस प्रक्रिया में देश भर के बाद चुनावी समीकरण है की तस्वीरें हैं जो सामने आएगी। शासन विभाग के अनुसार जो प्रमुख पदों की आरक्षण लॉटरी है, सुबह 10:30 बजे जो सभागार है, जो डीएलपी का जो सभागार है, उसमें निकाली जाएगी। और 3:15 बजे जो इंदिरा गांधी पंचायत समिति है, उसमें ये 3:15 बजे जो लॉटरी है निकाली जाएगी, जो जिला प्रमुखों की है। तो दोनों, एक तो 10:30 बजे रखी गई है, 3:15 बजे जो लॉटरी का टाइम है वो अलग अलग समय रखा गया है। आरक्षण में सबसे पहले अनुसूचित जाति का निकाला जाएगा, एससी का, फिर उसके बाद एसटी का नंबर आएगा। एसटी के बाद जो शेष वर्ग जो बचेंगे, इसमें आरक्षण निकायों की आबादी और पूर्व में आरक्षित रही निकायों के आधार पर जो लॉटरी है ये निकाली जाएगी। जी दीपेश, 2014 और 2019 में आरक्षित रहे निकायों को इस बार किस तरह आरक्षण प्रक्रिया से अलग रखा जा रहा है, क्या जानकारी इसके बारे में? बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 3 नए इस बार नगर निगम बने हैं, उनकी भी लॉटरी निकाली जाएगी। जो 3 जो नए नगर निगम है, एक तो भीलवाड़ा है, पाली है, अलवर है, जो नए बने थे इस बार, तो उनकी भी लॉटरी इस बार निकाली जाएगी। और अब देखने वाली बात यह है कि जो राजनीति में जो हलचल बढ़ गई है और तस्वीरें साफ होती दिखाई देगी। एक बार लॉटरी निकल जाए, उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ होती दिखाई देगी। जी दीपेश, निकायों की आबादी के आधार पर आरक्षण तय होगा, तो क्या बड़े शहरों और छोटे निकायों के आरक्षण में कोई खास पैटर्न इस बार देखने को मिलेगा? मैंने आपको बताया कि जो पहले है, सबसे पहले एसटी का जो लॉटरी है वो निकाली जाएगी, उसके बाद एसटी की निकाली जाएगी। जो शेष वर्ग है उनका जो पुराना आबादी के आधार पर आबादी में और पूर्व जो आरक्षित रही है सीटें, उसके आधार पर जो लॉटरी है निकाली जाएगी। और जो ये कार्यक्रम है, आप पहले 10:30 बजे है जो डीएलबी के सभागार में रखा गया है, फिर 3:15 बजे जो पंचायत समिति IGRP जिसको अपन बोलते हैं, उसके सभागार में इसको रखा गया है। तो ये अलग अलग जो लॉटरी का जो है निकाला गया है, जिसमें 309 जो नगर निकायों के महापौर की जो लॉटरी है वो 10:30 बजे की रखी गई है। और 41 जो रखी है वो अध्यक्ष पदों के लिए, जिला प्रमुखों के लिए रखी गई है। जी दीपेश, आज की ये पूरी प्रक्रिया कितने बजे तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके बाद आरक्षण की आधिकारिक सूची कब तक सामने आ पाएगी? देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि जो 10:30 बजे का टाइम है, जिससे जो डीएलबी में सबसे पहले जो डीएलबी में रखी गई है 309 निकायों की जो आरक्षण की सूची है, वो कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में जो निकाली जाएगी, ऑफिशियली उसको जारी कर दी जाएगी। और जो 3:15 बजे का जो टाइम है, जो इंदिरा गांधी IGRP जिसको बोलते हैं, उसमें भी कुछ ही घंटों बाद ऑफिशियली कर दी जाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आज ही जो सूची है वो उसको ऑफिशियली कर दी जाएगी और ये प्रक्रिया जो है सुबह से ही चालू हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश इस तमाम जानकारी के लिए। और आप जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां रामगढ़ कस्बे में लंबे इंतजार के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। बुधवार शाम अचानक रामगढ़ क्षेत्र में जमकर बरसात हुई है। करीब 40 मिनट तक झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने इस बारिश के बाद राहत की सांस ली। तो वहीं क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। खेतों में नमी आने से
खरीफ फसलों को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ किसान लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद कल देर रात अच्छी बारिश रामगढ़ कस्बे में हुई है। बारिश से पशुपालकों को भी चारे पानी की बेहतर स्थिति की उम्मीद है। अचानक हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। और अब खबर कोटा से है, जहां कोटा में काली सिंध नदी पर बने नोनेरा डैम से पानी की निकासी लगातार की जा रही है। डैम के 7 गेट 18 मीटर खोलकर 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। ईआरसीपी परियोजना के तहत नोनेरा बांध बना है और बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश का दौर धीमा पड़ने से पानी की आवक अब कम हो रही है। डैम के कनिष्ठ अभियंता मनोज चौधरी ने जानकारी साझा की है। तो कोटा से खबर है, जहां काली सिंध बांध के 7 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो ये तस्वीरें नोनेरा डैम की, जहां पानी की निकासी जारी है। तो कल 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी। उससे पहले 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी और आज डैम के 7 गेट खोले गए हैं और 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी लगातार की जा रही है। तो कोटा से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नोनेरा डैम की, जहां ईआरसीपी परियोजना के तहत ये बांध बना और बांध से अब लगातार पानी की निकासी की जा रही है। काली सिंध नदी पर बने नोनेरा डैम से पानी की निकासी की जा रही है। डैम के 7 गेट 18 मीटर खोलकर 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। आपको बता दें कि ईआरसीपी परियोजना के तहत नोनेरा बांध बना है और लगातार डैम से पानी की निकासी की जा रही है। आबूराज में रिमझिम बरसात का दौर जारी है। रात भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। वादियों ने कोहरे की घनी चादर यहां पर ओढ़ी है। गुरु शिखर, अचलगढ़, नक्की झील पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटक मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। सिरोही के आबूराज से खबर है, जहां आबूराज का मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है और पर्यटक बड़ी संख्या में आबूराज पहुंच रहे हैं और इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटक मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो वादियों ने कोहरे की घनी चादर यहां पर ओढ़ रखी है। विजिबिलिटी काफी कम है। गुरु शिखर, अचलगढ़, नक्की झील पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस मौसम का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। तो आबूराज में बारिश का दौर जारी है। रात भर से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां श्री डूंगरगढ़ में बारिश का पानी घुसने से मकान धराशायी हो गया है। तो बुधवार रात हुई बारिश के बाद मकान में पानी भर गया और पास में निर्माणाधीन भवन के अंडरग्राउंड में पानी भरने से यह हादसा हुआ है। मकान गिरने से भारी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। मकान में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पालिका कार्मिकों ने राहत कार्य शुरू किया। कार्मिकों की तत्परता से बड़ी जनहानि टली है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बारिश के कारण एक मकान धराशायी हो गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बुधवार को जयपुर के होटल क्लार्क सामेर में आयोजित CII महिला लीडरशिप समिट में शिरकत की है, जहां कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण को लेकर विचार साझा किए। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि ऐसे मंच महिलाओं को आगे बढ़ने और नेतृत्व के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में आने वाले समय में महिलाओं की भूमिका और बड़ी होने वाली है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने और आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं भी
संचालित की जा रही है। दिया कुमारी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने वाले ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को अपनी प्रतिभा और क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर देते हैं। मेरी बात रखने का भी मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। अब जब हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, विकसित बन रहा है, उसमें महिलाओं का रोल बहुत बड़ा होने वाला है और जब तक महिलाएं विकसित नहीं होंगे, भारत विकसित नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी विमेन हैं जो लीडरशिप रोल में आ चुकी हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं सरकार ने, जिसकी वजह से आज हमारी महिलाएं सशक्त हुई हैं, एम्पावर हुई हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई। जयपुर में ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को ऐतिहासिक सिटी पैलेस का भ्रमण किया, जहां प्रतिनिधिमंडल को सिटी पैलेस की ऐतिहासिक विरासत, शाही वास्तुकला और राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से रूबरू करवाया गया। तो वहीं प्रतिनिधियों ने विभिन्न विरासत स्थलों का दौरा किया और राजस्थानी कला एवं संस्कृति की जानकारी ली। इसके बाद दिया कुमारी फाउंडेशन की ओर से प्रतिनिधिमंडल को संस्था के कार्यों और गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। तो वहीं यूएई का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भी हवा महल पहुंचा, लेकिन बारिश के चलते ज्यादा देर तक भ्रमण नहीं कर पाया। लगातार बारिश के कारण सिटी पैलेस में प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिनर के आयोजन में भी बदलाव किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम को सिटी पैलेस के बजाय जल महल में आयोजित किया गया, जहां ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिनर का आयोजन किया गया। खास बात है कि ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे सिटी पैलेस। उसके बाद यहाँ पर हवा महल पे एक दल है जो यहाँ पर पहुंचे थे और हमारे साथ एक विशेष गाइड है जिनको पूरी जानकारी है सिटी पैलेस में किस तरीके का टूर आज जो है उसके बारे में बात करेंगे। सर बताएं, आज कितने देशों के प्रतिनिधि आए और अभी तक कौन कौन पहुंचे? आप अभी हवा महल पे कौन से देश के प्रतिनिधि को लेकर पहुंचे? देखिए, अलग अलग देशों से हैं ब्रिक्स के अंदर, ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडिया। लेकिन जो मेन आया वो अभी यूएई का जो डेलीगेशन है उसको मैं घुमा रहा था। और यूएई का डेलीगेशन पहले हमारे साथ में सिटी पैलेस गया और सिटी पैलेस जाने के बाद में सिटी पैलेस में हम लोगों ने एक डिसाइड कर रखा था कौन कौन सा पार्ट दिखाना है। तो सबसे पहले उनको सिटी पैलेस की फोटोग्राफी और वेपन सेक्शन जो है, उसके अलावा मुबारक महल, पीडीके प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन जो है, जो एक जिस तरीके से फाउंडेशन काम कर रहा है उसके बारे में ब्रीफ करा, उनके बारे में बताया। और उसके बाद में सभा निवास के अंदर बोले गए। तो सभा निवास में देखने के बाद में उनको ये पता लगा कि वास्तव में कितना लग्जरी लाइफ और इनकी किस तरीके से रही है। तो मैंने उनको बताया कि भाई जयपुर जो रॉयल फैमिली है, बिफोर 1947 से ये सेकेंड नंबर इंडिया के अंदर ऐसी फैमिली है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा था हैदराबाद के नवाब के बाद में। तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जयपुर रॉयल फैमिली से रिलेटेड कि अभी उनका बिहेवियर कैसा है। तो मैंने उनको बताया कि अब वो प्रॉपर्ली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं और जो प्रिंसेस दिया कुमारी है उनके बारे में उन्होंने डीपली इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद में उनकी इच्छा थी कि आपका जो लैंडमार्क है हवा महल, हम उसको देखना चाहते हैं। तो फिर वो यहाँ पे दल के लोग आए। थोड़ी सी बारिश हो रही थी, इसकी वजह से वो ज़्यादा बाहर नहीं ले पाए। उन्होंने फोटोग्राफ्स यहाँ से लिए। उनको ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी। जो यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचे हैं उनका क्या रेस्पॉन्स था यहाँ की विरासत के बारे में और देशों के जो प्रतिनिधि? देखिए, मेरे से उन्होंने पूछा कि आपकी जो नंबर 1 इंडस्ट्री है वो कौन सी है। तो उन्होंने बताया कि आपके, मुझे लगता है कि नंबर 1 इंडस्ट्री जो है यहाँ की ज्वेलरी है। मैंने कहा बिल्कुल यहाँ की ज्वेलरी है, उसके अलावा यहाँ का फैब्रिक है। और सबसे जो उनको एक अच्छा लगा कि आपके इंटरनेशनल के अलावा डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये पूछना चाह रहे थे कि भाई आपके टूरिज्म किस तरीके से अभी चल रहा है। तो फिर उनको जब जयपुर के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि जब हमने जयपुर में एंट्री करी तो जयपुर का जो कलर था वो बहुत अच्छा लगा हमको। बिल्कुल, ये पूरी जानकारी आपने दी कि ये जो कार्यक्रम है इसमें थोड़ा सा बदलाव ये है कि जो बारिश की वजह से जो है इसको जो डिनर का कार्यक्रम है वो जल महल शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अभी यूएई का जो दल पहुंचा था उन्होंने यहाँ की विरासत को बहुत करीब से देखा और जाना और गाइड से उनको जानकारी भी ली कि यहाँ पर किस तरीके से, और खास तौर से जो प्रिंसेस दिया कुमारी का जो फाउंडेशन है उसके बारे में भी जानकारी ली गई। और इसके अलावा यहाँ पर हवा महल देखने की उन्होंने इच्छा जताई। हालांकि बारिश थी लेकिन वो हवा महल के सड़क के रुके और कुछ कैमरे में मोबाइल तस्वीरें भी कैद कराई और इसके बाद यहाँ से निकले डेलीगेशन। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि सिटी पैलेस में ये जो कार्यक्रम था पूरी तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर सिटी पैलेस की विजिट उनको कराई गई, भ्रमण कराया गया, यहाँ की विरासत के बारे में उनको जानकारी दी गई। और इसके अलावा यहाँ पर जो खास तौर से एक फाउंडेशन का जो स्टोर है वहाँ पर भी वो पहुंचे थे और यहाँ की जो जिस तरीके की राजा महाराजाओं की पुरानी विरासत है उनको देखकर काफ़ी प्रभावित यहाँ पर डेलीगेशन हो रहे हैं।
जयपुर में राजस्थान पुलिस की ओर से सामुदायिक पुलिसिंग की ओर को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई, जिसके तहत प्रदेश भर में नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न रेंज के नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों से सीधे संवाद किया, जिससे संबंधित रेंज के नवनियुक्त सदस्यों को सामुदायिक पुलिसिंग में उनकी भूमिका, दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर तहसील कार्यालय में जयपुर एसीपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ सहायक देवीलाल और कथित दलाल अशोक कुमार को 55,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार संजय कुमार को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तीनों से पूछताछ कर मामले में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि परिवादी ने जयपुर एसीबी में शिकायत दी थी। परिवादी के अनुसार वह प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और उसकी 2 रजिस्ट्री हो चुकी थी, लेकिन उन्हें मूल रजिस्ट्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। आरोप है कि मूल रजिस्ट्री देने के एवज में उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उसका सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने के बाद टीम ने तय योजना के तहत विराटनगर तहसील कार्यालय में जाल बिछाया और जैसे ही परिवादी से 55,000 रुपए की रिश्वत ली गई, एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ सहायक देवीलाल और कथित दलाल अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसीबी ने तहसीलदार संजय कुमार को भी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। विराटनगर तहसील सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रियाँ करवाई थी और 2 महीने से उसको रजिस्ट्रियाँ दी नहीं जा रही है, जबकि बार बार वो संबंधित बाबू तहसीलदार और एसडीएम साहब को कह चुका है, मिल चुका है। तो इस तरह की शिकायत प्राप्त होने पर ये सत्यापन कराया गया और आज कनिष्ठ सहायक देवीलाल और दलाल अशोक, इनको रेड हैंडेड 55,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए और साथ में तहसीलदार हैं संजय कुमार, इनके खिलाफ। और अब डी के पहाड़ी से खबर है, जहां नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ गोपालगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बनखंडी मंदिर के पास नहर वाले रास्ते से आरोपी आबिद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 1 रेक्स 100 ml की 35 नशीली शीशियां बरामद की गई है। नशीली शीशियों की बिक्री के 5,300 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। जिला एसपी शरण कमले के निर्देशन में हुई कार्रवाई। थानाधिकारी रामनरेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को दबोचा है। कार्रवाई के दौरान औषधि नियंत्रण अधिकारी सीमा मीणा भरतपुर भी मौजूद रही। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका आम चुनाव को लेकर मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका सभागार में बैठक आयोजित की गई है। निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और एसडीएम कालू राम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर पालिका क्षेत्र के सभी सुपरवाइजर, बीएलओ और प्रगणक मौजूद रहे। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन एवं अपडेशन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। अधिकारियों को पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, अपात्र नाम हटाने, त्रुटियों का शुद्धिकरण करने और मतदाताओं को उनके सही वार्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई गई और साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं को चिन्हित कर सूची को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने भौतिक सत्यापन कार्य गंभीरता और जिम्मेदारी से करने पर जोर दिया। और अब सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां श्रीमाधोपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। बैठक के भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ सहित पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। मंत्री खर्रा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए विकास कार्यों को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच जाए और सरकार की उपलब्धियां बताए। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला।
2021-22 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग को लेकर उसके राजनीतिक आरक्षण को लेकर एक फैसला दिया। उसके बाद 2021 का कुछ समय बीता, 2022 का साल बीता और 2023 का साल बीता। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में थी। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो राजनीतिक आरक्षण के लिए गठित किया जाना था, उन्होंने नहीं किया। 2023 के अंत में 2024 के शुरुआत में हमारी सरकार बनी और जैसे ही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हमारे संज्ञान में आए, हमने 2025 में राज्य पिछड़ा वर्ग अलवर के थानागाजी स्थित ग्राम जोधाबास के सरकारी स्कूल में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। जर्जर घोषित हो चुके स्कूल भवन के छत का पठाव अचानक नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां बच्चे मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसी जर्जर परिसर में ग्राम पंचायत कार्यालय भी चल रहा है, जहां बच्चे पीने के पानी के लिए आते हैं और इसी घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और बच्चों ने मांगे पूरी होने न होने तक स्कूल का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। 12वीं तक क्रमोन्नत इस विद्यालय में न तो प्रिंसिपल है और न ही व्याख्याता। छात्र महज 3 टपकते कमरों में पढ़ने को यहां पर मजबूर है। इसके अलावा रूपा रेल नदी पर पुलिया न होने से बारिश के मौसम में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को लाचार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक सिर्फ खोखले आश्वासन ही मिले हैं। हमारे रनिंग, दौड़, फुटबॉल, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल के लिए इतना बड़ा मैदान हो, हमारे विद्यालय के लिए जगह आवंटित की जाए। हमारे पास बैठने के लिए एक कक्षा भी नहीं है। एक डिजिटल लाइब्रेरी है, एक ऑफिस है, एक लाइब्रेरी है और एक पौसार है जिसमें 2 कमरे बचते हैं, उनमें भी पानी टपक। तो जलवर के थानागाजी से खबर है, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया है। एक छत की पटाव गिरने से बड़ा हादसा टला है। बच्चों ने प्रदर्शन किया है, मांगे यहां पर रखी गई है और बच्चे यहां पर महज 3 टपकते कमरों में पढ़ने को मजबूर है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश शर्मा, भूपेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। भूपेश, थानागाजी में एक बड़ा हादसा टला है। जर्जर भवन की पटाव यहां पर गिर गई है। जर्जर भवन जिनको घोषित कर दिया गया है, भूपेश, उनमें स्कूलें संचालित हो रही है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? साक्षी, इसमें कहीं न कहीं प्रशासन और वहाँ के कर्मचारी को मिली भगत जरूर नजर आती है। जब इस भवन को 2 साल पहले ही ध्वस्त घोषित कर दिया गया था, यह भवन नदी किनारे चलता है और पूरे इसके खंडर अवस्था में, पटाव गिरने की अवस्था में थे, तो आज ये वाकई में ये हादसा घटित हो गया। जब स्कूल में छात्र और छात्राएं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधाबास में अध्ययन के लिए सुबह जा रहे थे, तो बरामदे का पटाव अचानक भरभरा करके गिर पड़ा। गनीमत ये रही साक्षी कि उस टाइम ना तो कोई शिक्षक था और ना ही कोई छात्र और छात्राएं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया इस बात को लेकर कि अगर ये हादसा हो जाता तो क्या होता। ग्रामीण भी वहां पर मौजूद हैं, अभिभावक भी वहां मौजूद हैं और फिलहाल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शिक्षकों के द्वारा मैदान में टेंट लगाकर अध्ययन करवाया जा रहा है। अभी तक यहाँ के लापरवाह अधिकारी जो शिक्षा विभाग को डील करते हैं मौके पर नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर और भी ज्यादा साक्षी आक्रोश व्यक्त हो रहा है। जी गोपेश, देखिए पटाव गिरा है और अगर कोई बच्चा यहाँ पर होता, कोई और होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? प्रशासन की तरफ से क्या कोई बातचीत करने की कोशिश हुई है? किसी तरह की क्या प्रशासन को इसकी जानकारी पहुंचा दी गई है? गोपेश, प्रशासन को इसकी शिक्षकों के द्वारा जानकारी दे दी गई है। वहाँ के शिक्षकों ने बताया कि 2 बार लेटर जिला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। तहसील स्तर पर जो सीडीओ ऑफिस होता है उसमें 2-3 बार लेटर लिखित में रिमाइंडर दे दिया गया है, परंतु आज तक इसको ध्वस्त करने के लिए लेबर और पेमेंट की व्यवस्था नहीं कराएगी, जिसके कारण इस ध्वस्त भवन के अंदर ही इन छात्रों को अध्ययन करवाया जाता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया गोपेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो
अलवर के थानागाजी से खबर है, जहां सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा टल गया है। जर्जर घोषित हो चुके स्कूल की छत का हिस्सा गिर गया। गनीमत तो ये रही कि हादसे के वक्त वहां कोई बच्चा या कोई शिक्षक मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां जयसिंहपुरा खोर इलाके में बस पलट गई है। बुधवार रात पानी से भरे गड्ढे के कारण बस पलट गई। बस गड्ढे में टायर फंसने से पलटी। हादसे के वक्त बस में 15 से 20 लोग सवार थे। बस में सवार आधा दर्जन यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। सभी घायलों को एसएमएस ले जाया गया। एसएमएस अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। तो जयपुर से खबर है, जहां जयसिंहपुरा खोर में एक बस पलट गई। तो गड्ढा होने के चलते बस पलट गई और इस बस में 15 से 20 यात्री सवार थे, जिनमें से कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। एसएमएस अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई है।